और जनता सुखी रहे, इसमें बहुत बड़ी भूमिका सरकार की हो जाती है। सर, आप बखूबी जानते हैं, जनता सुखी रहे, जनता जो उम्मीदें करती है वो उम्मीदें पूरी हो सके, ये जिम्मेदारी भी सरकार की है और ये उम्मीदें भी सरकार से हैं। तो हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर हमारे बीच मौजूद हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचेंगे हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। बुलाना चाहूंगी डॉक्टर सतेंद्र सिंह मिन्हास को, आप वाइस चांसलर के एमएमयू कुमारहट्टी के। सर, आप आए। और हिमाचल के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज जी, आप भी आए। सर, आपको एक स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जाएगा और ये स्मृति के तौर पर ही याद रखा जाएगा हमारे इस खास कार्यक्रम सर्वे भवन्तु सुखिना। चूंकि आपसे हमने बातचीत भी की और बतौर मंत्री आपके क्या कामकाज आपका दरअसल रहा, क्या उपलब्धियां रही, कोरोना काल में खास तौर पर किस तरह की चुनौतियां रही, बखूबी आपने जवाब भी दिया। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा एक बार फिर से आपकी ओर से मंच पर बुलंद किया गया। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया, हमारे बीच आप पहुंचे और तमाम सवालों का आपने बखूबी बेबाकी से, जिस अंदाज में आप बात करते हैं उसी अंदाज में जवाब भी आपकी ओर से दिया गया। बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का। तो हिमाचल के कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज जी को आपने सुना भी, अभी हमारे इस खास कार्यक्रम में पहुंचे, स्मृति चिन्ह देकर इन्हें सम्मानित किया गया। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, हमारे बीच पहुंचे और तमाम जो सवाल वर्तमान में राजनीति को लेकर या कोरोना काल को लेकर तमाम सवाल उठ रहे थे, उनके जवाब भी आपने बेबाकी से दिए हैं। और हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको भी चाहेंगे आप मंच पर आए। सतेंद्र सिंह मिन्हास जी, आपसे भी अनुरोध है सर, आप भी मंच पर आए। हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष सुरेश कश्यप जी को आप मंच पर लेकर आए। सर, आपके लिए भी एक स्मृति चिन्ह है इस कार्यक्रम की यादगार के तौर पर, स्मृति के तौर पर आपने भी वक्त निकाला, आपके आभारी हैं हम, इस कार्यक्रम में आप पहुंचे। तो कश्यप जी को भी आपने सुना, चूंकि एक वो पार्टी जो कि जीत के रथ पर लगातार सवार है, विजय रथ पर लगातार सवार है, उस पार्टी के राज्य अध्यक्ष के नाते जाहिर है जिम्मेदारी बहुत अधिक है। तो उनकी भूमिका संगठन में प्रदेश अध्यक्ष के नाते क्या है, सरकार किस तरह से काम कर रही है, सरकार और संगठन का तालमेल कैसा है, वर्तमान की राजनीति के परिदृश्य को कैसे देखते हैं, कोरोना काल में संगठन के सामने क्या चुनौतियां थी। बहुत शुक्रिया सर आपका, आप आए, इस कार्यक्रम में वक्त आपने निकाला। तो सुरेश कश्यप जी को आपने देखा, आपने सुना भी इनको विस्तार से, तमाम बातों को लेकर जवाब दिए गए, हर एक पहलू पर हमने इनसे सवाल भी पूछा, संगठन को लेकर, सरकार को लेकर, कोरोना काल को लेकर। और अब जो 4 राज्यों में जीत मिली है भारतीय जनता पार्टी को, क्या उस मोमेंटम को हिमाचल में भी ये बरकरार रख पाएंगे, इसे लेकर भी हमने इनसे सवाल पूछा और जवाब भी इनकी ओर से विस्तार से इस बात का दिया गया। तो हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर हमारे बीच मौजूद हैं। एक बार फिर से सर आपका स्वागत है। और एमएमयू कुमारहट्टी के वाइस चांसलर डॉक्टर सतेंद्र सिंह मिन्हास जी से मैं आग्रह करूंगी कि आप हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को मंच पर लेकर आएं। सर, आपके 2 शब्द सुनने को हमारे तमाम दर्शक लगातार इंतजार कर रहे हैं कि आप कोरोना काल को लेकर क्या कहेंगे, किस तरह की चुनौतियां आपके सामने थी बतौर मुख्यमंत्री। आप संबोधन के जरिए, सर मैं संबोधन के लिए आपको आमंत्रित करना चाहूंगी। हाँ जी जी, तो संबोधन के जरिए हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आपको बताएंगे कि 4 राज्यों की जीत के बाद बीजेपी किस तरह से हिमाचल को लेकर भी आश्वस्त है, कोरोना काल में किस तरह की चुनौतियां थी और अब तक के कामकाज को खुद हिमाचल के सीएम कितने नंबर देते हैं हिमाचल में। सर, बहुत स्वागत है आपका मंच पर। आज इस विशेष कार्यक्रम जिसका आयोजन खबरें अभी तक के माध्यम से किया जा रहा है, सर्वे भवन्तु सुखिना, इस कार्यक्रम का नाम इस प्रकार से रखा गया है
और हमारे बीच में इस कार्यक्रम में शिमला के हमारे सांसद आदरणीय सुरेश कश्यप जी हैं। हमारे बीच में त्रिलोक जम्वाल जी भी हैं, जो हमारे पॉलिटिकल एडवाइजर भी हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं। सुरेश कश्यप जी पार्टी के अध्यक्ष हैं। और आज के इस कार्यक्रम में डॉक्टर सतेंद्र सिंह जी, वाइस चांसलर एमएमयू सोलन, डॉक्टर नासिर कुरैशी जी, एडिटर खबरें अभी तक, श्री अरुण उनियाल जी, जो ब्यूरो चीफ हैं, और इस कार्यक्रम में सभी जो हमारे साथ जुड़े हैं, सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, सबसे पहले तो मैं इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए हमें निमंत्रण दिया गया खबरें अभी तक की ओर से, सारी टीम का मैं अभिनंदन करता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं। और खास तौर से जो मेरे समक्ष जो एक दो चीजों को लेकर के कहा गया कि इन विषयों पर आप अपनी बात कह सकते हैं। एक तो मैं यही कहूंगा कि मीडिया की दुनिया में खबरें अभी तक जो है हमारा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं और उज्जवल भविष्य के लिए मैं कामना भी करता हूं। और हिमाचल प्रदेश में आज के इस कार्यक्रम में आप विशेष तौर से यहां शिमला पहुंचे हैं और मुझे उम्मीद है कि सभी को गर्मी से राहत की अनुभूति भी हो रही है और अच्छे मौसम का आप यहां आनंद भी ले रहे हैं। हिमाचल में हमारी सरकार का 4.25 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है और 4.25 साल के इस कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में विकास को गति देने का हमने जो प्रयत्न किया है, प्रयास किया है। और इस कार्यकाल में सबसे बड़ी हमारे लिए जो चुनौती, जिसके लिए कल्पना कभी भी जीवन में मनुष्य ने नहीं की थी, वो चुनौती कोविड का ये दौर 2 साल से ज्यादा लंबा रहना, और जिस कोविड की वजह से सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो गई, आदमी का जीने का तौर तरीका बदल गया, आर्थिकी पूरे विश्व की तबाह हुई, प्रभावित हुई, देश की और प्रदेश की भी, हर व्यक्ति की। हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि पहले काम को ध्यान दिया जाए या किसी जो आदमी है, हमारे हैं, लोग हैं, जनता है, उनके जीवन को बचाने के लिए हम काम करें। अगर इस प्रकार के दौर पहले हुए होते तो शायद अनुभव की दृष्टि से उनसे हम पूछ सकते थे कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। वो परिस्थिति भी हमारे सामने नहीं थी, क्योंकि इस प्रकार की चुनौती विश्व के सामने पहली बार थी। और उसके बाद टेक्नोलॉजी और साइंस के माध्यम से, साइंटिस्ट के माध्यम से जो भी उस सारी परिस्थिति में किया जा सकता था, उसको करते हुए हम आगे बढ़ते रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यही थी कि जो पीड़ा देने वाली बात थी कि जब कोई आदमी बीमार हो जाता है, कोई आदमी कहीं दुर्घटना का शिकार हो जाता है, हॉस्पिटल में एडमिट होता है, अपना कोई निजी परिवार का आदमी, परिवार का सदस्य, रिश्तेदार, भाई, दोस्त, मित्र आपके करीब होता है, मदद के लिए होता है। लेकिन इस वायरस में यह होता था, जो भी संक्रमित होता था वो अकेला होता था, ना परिवार का कोई सदस्य जा सकता था कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार,
सिर्फ डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिस जो ट्रीटमेंट के लिए वहां जाते थे, और उनके सामने भी बहुत बड़ी चुनौती थी। तो इसलिए मानसिक रूप से ये बहुत विचलित करने वाली एक परिस्थिति थी सभी उन लोगों के लिए जो भी संक्रमित हुए और हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हुए या घर में भी वो आइसोलेट हुए। उनके सामने बहुत बड़ी परेशानी थी। ऐसी परेशानी के इस दौर में सारी चीजों को मैनेज करना बहुत बड़ा कठिन था सरकार के लिए, चाहे वो केंद्र सरकार है चाहे वो हमारी प्रदेश सरकार है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं इस बात को कह सकता हूं कि कोविड के इस दौर में सबसे बड़ी बात एक चीज की थी कि नेतृत्व पर भरोसा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी देश का नेतृत्व कर रहे हैं, और इसलिए प्रधानमंत्री जी का बार बार जो संदेश और संदेश के माध्यम से लोगों को जागरूक करना, और लोगों ने उसको स्वीकार किया, स्वीकार करने के साथ साथ में लोगों ने उस पर अमल किया, जो सबसे बड़ी बात हो। जो बाकी देशों में, जो दूसरे देशों में वो परिस्थितियां देखने को नहीं मिली। नेता वहां भी थे, बोलते गए, लेकिन लोगों ने सुना, माना नहीं। लेकिन अपने देश में ये सबसे हट करके ये बात थी कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो बोला, लोगों ने सुना भी और माना भी। तो ये एक सबसे बड़ी बात थी। और ऐसी परिस्थिति में उस दौर में से आगे बढ़ते हुए मैं इस बात को कह सकता हूं कि जहां तैयारियों का उस वक्त का दौर था, हमारी सारी चीफ मिनिस्टर की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री जी के साथ एक बार नहीं अनेक बार हमारी वर्चुअल मीटिंग्स हुई, अपनी स्टेट के इश्यूज को लेकर के हम क्या जरूरत महसूस कर रहे हैं, क्या हमारे पास किस प्रकार से हमने यहाँ पर मैकेनिज्म कोविड को हैंडल करने के लिए किया है, मैनेज करने के लिए किया है, उसके बारे में हम सारी चीजों को शेयर करते थे। और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस जो होती थी उसके आधार पर हम एक दूसरे प्रदेशों से सीखने की भी कोशिश करते थे, और प्रधानमंत्री जी उन सारी चीजों को सुनने के पश्चात अपना मार्गदर्शन भी हम सबको देते थे। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि देश को ऐसे संकट में, बड़े संकट में हौसले की जो जरूरत थी उसकी पूर्ति हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने की। वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। और दूसरी उसके बाद कि तैयारी युद्ध स्तर पर तुरंत करने की जो जरूरत थी, देश के अंदर भी प्रदेश के अंदर भी, उसके लिए जो मैकेनिज्म डेवलप किया गया वही एक सबसे बड़ी बात थी। आप कल्पना करिए कि एक स्थिति हमारे सामने इस प्रकार की थी, जब ये कोविड का दौर आया, ये जो पीपी किट की उपलब्धता का भी विषय आया कि भारत में ना के बराबर इसकी जो है वो इसका निर्माण होता था, बनती थी। ये भी वहीं से बनती थी जहां से कोविड आया, वहां से ही हम ज्यादातर वहीं से लाते थे। वेंटिलेटर्स भारत के अंदर बहुत कम निर्मित होते थे, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो भी रिक्वायरमेंट की बात रही उस वक्त। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इस सारे विषय को लेकर के जिस युद्ध स्तर पर तैयारी करने के लिए आगे कदम बढ़ाए, वो एक बहुत बड़ी बात है। और आज हम इस बात को देख रहे हैं कि 135 करोड़ के इस देश में प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से इन सारी चीजों को पूरा करने की दृष्टि से जो प्रयत्न किए हैं, उसमें हम अपने देश की आपूर्ति तो आज सारी चीजों में पूरा कर ही रहे हैं, लेकिन अपने देश से बाहर दूसरे देशों को भी जो जरूरत है उसको भी पूरा कर रहे हैं। हमने भी हिमाचल प्रदेश में प्रयास किया उस दिशा में, और मैं इस बात को कह सकता हूं कि कोविड के मैनेजमेंट में हमारे अच्छे प्रयास रहे हिमाचल प्रदेश में, और उसमें हम सफल हुए। हमने एक्टिव केस फाइंडिंग का एक नया कॉन्सेप्ट हमने शुरू किया था, और वो पूरे देश भर में हिमाचल पहला राज्य था। तो एसीएफ जो है एक्टिव केस फाइंडिंग का जो प्रोसेस हमने शुरू किया था, यानी कि कोविड से हम आगे निकल करके उसको चेज करने के लिए पूरी टीमें बना करके निकले। हर घर में कौन आदमी शुगर का पेशेंट है, कौन हार्ट का पेशेंट है, कौन किडनी का पेशेंट है, कौन कैंसर का पेशेंट है, हमारे पास वो डाटा आज अवेलेबल है, क्योंकि हमने टीमें एक एक घर में भेजी, जिसमें आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर्स, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स ने जा करके गांव में, घर घर में एक एक चीज को स्टडी किया। और उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी भी हमको ध्यान में आई कि
जहां भी कोई, चाहे वो जुकाम का पेशेंट था, इन्फ्लुएंजा था या कुछ भी था, उनको तुरंत कहा गया कि आप जाकर के टेस्ट करवाइए। उसमें काफी संख्या में ऐसे भी केसेस निकले जिनको लगता था कि हमको जुकाम हुआ है, सर्दी जुकाम हुआ है। बाद में जब टेस्ट करने के लिए उनको हमारी टीम ने कहा कि आप हॉस्पिटल में कोविड का टेस्ट कराए, तो वहां पर वो कोविड पॉजिटिव निकले। यानी कि संक्रमण को रोकने की दिशा में उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उस तरह से रही। तो एक इस तरह के कॉन्सेप्ट जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी सराहा और पूरे देश भर में सभी मुख्यमंत्री को कहा कि अगर संभव हो सके तो आप भी इस तरह से काम करने के लिए जो है एक्टिव केस फाइंडिंग के इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाना चाहिए, इस पे काम करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारी रिक्वायरमेंट्स जैसे जैसे जिन चीजों के लिए होती गई उस इमरजेंसी के उस दौर में, तो हमको वो उपलब्ध हुई है। आज मैं इस बात को कह सकता हूं कि जब कोविड का दौर था, उससे पहले हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट 2 थे हिमाचल प्रदेश में। आज हमारे पास 50 ऑक्सीजन प्लांट हिमाचल प्रदेश में है। हमारे पास कोविड के दौर से पहले वेंटिलेटर्स के जब मैं रिव्यू करने के लिए डॉक्टर्स के साथ, ऑफिसर के साथ बैठा, तो मालूम पड़ा कि 50 वेंटिलेटर हिमाचल प्रदेश में हैं और 50 वेंटिलेटर्स में भी 30 चलते थे, 20 चलते नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए बहुत बड़ा संकट था, क्योंकि जो दूसरा फेज आया जो डेल्टा वेरिएंट का कोविड का, तो उसमें बड़े स्तर पर वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ी, क्योंकि वो उसका संक्रमण बहुत घातक भी था और उसके साथ साथ में स्प्रेड बहुत फास्ट था उसका। और ऐसी सूरत में बहुत ज़्यादा हमको कठिनाई फेस जो करनी पड़ी वो उस वक्त इस चीज़ की थी। और उसमें वेंटिलेटर्स के लिए हमने आग्रह किया और आज हमें इस बात की खुशी है, जहां 30 वेंटिलेटर हमारे पास पहले कोविड के उस दौर से पहले थे, आज हमारे पास वेंटिलेटर्स 1000 से ऊपर है, 1000 से ऊपर वेंटिलेटर्स आज हिमाचल प्रदेश में हैं हमारे पास। तो इन चीजों को मैं इस बात के लिए कह रहा हूं कि एकदम सारे सिस्टम को, अब बेड कैपेसिटी को बढ़ाने की बात थी, तो बेड कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हमारे पास जो स्कोप था, वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसके बीच में जितना था वो भी किया, लेकिन हमने मेक शिफ्ट अरेंजमेंट के अंतर्गत बहुत बड़े स्तर पर जो है हमने 8000 के लगभग हिमाचल प्रदेश में बेड कैपेसिटी को पहुंचाया, जहां की हमारे पास बेड कैपेसिटी जो है कोविड के पेशेंट के लिए 1200 से 1500 के बीच में थी। काफी बड़ा एक इंक्रीज, हमने रातों रात सारा रात दिन लग करके उस काम को पूरा करने की कोशिश की। तो अंततः हम उसमें काफी हद तक उस सारी चीज को मैनेज करने में हम सफल हुए। हिमाचल प्रदेश में कम से कम मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी पेशेंट ये नहीं कह सकता कि उसको ऑक्सीजन नहीं मिली, ऑक्सीजन नहीं मिली, वेंटिलेटर नहीं मिला, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिला, ये स्थिति हमने नहीं आने दी। सबसे बड़ी बात ये रही। और इसके अलावा आगे बढ़कर के जब एक सिचुएशन आई कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं, दवा नहीं है, ऐसी सूरत में इससे बचने के लिए एकमात्र रास्ता है, वो रास्ता है आपको वैक्सीन अगर मिल जाए तो वैक्सीन से जान बचाने में आपको मदद, यानी कि वो भी एक ट्रीटमेंट नहीं है, वो आपको मदद करेगा। जैसे आपका मास्क है, मास्क आपको कोविड से बचाव के लिए मददगार है। आप सोशल डिस्टेंसिंग में बैठते हैं तो वो भी एक आपके लिए कोविड में बचाव के लिए मदद है वो। और उसी तरह से सबसे बेहतर तरीका यही था कि हम कोविड के इस दौर में वैक्सीन के इसमें अगर हम जाएं तो उससे बहुत ज्यादा बचाव होगा। और जब ये दौर आया तो वैक्सीन कहां बनेगी, कैसे बनेगी, और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को श्रेय जाता है कि भारत के साइंटिस्ट के साथ बैठ करके प्रधानमंत्री जी ने इस बात के लिए जिस प्रकार से आग्रह किया कि क्या हम 135 करोड़ के इस देश में अपने भारत के अंदर जो है वैक्सीन बना करके तैयार नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा प्रश्न था। जो मदद चाहिए हम देंगे, उन्होंने कहा, और साइंटिस्ट ने आगे बढ़ करके काम किया, बेहतरीन काम किया और वैक्सीन बन करके तैयार हुई। और आज मैं इस बात को भी कह सकता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन का अभियान भारत में जो है वो पूर्णता की तरफ बढ़ रहा है। और जहां वैक्सीन की बात आई तो मैं इस बात को भी मैं जरूर कहना चाहता हूं, हमारे लिए खुशी की बात है कि हिमाचल प्रदेश वैक्सीन के उस दौर में पहली डोज में भी पूरे देश में पहले नंबर पर रहा और दूसरी डोज में भी पहले नंबर पर रहा। कठिनाइयां बहुत सारी उसमें आई, बहुत सारी मुश्किलें आई, लेकिन उसके बावजूद हमारे लोगों ने बहुत अच्छा हिमाचल प्रदेश में काम किया। जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और हमारे नर्सिज हैं और उसके बाद हमारे आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं,
फ्रंटलाइन वर्कर्स है, सब लोगों ने काम किया, बहुत बेहतरीन काम किया। और आज मैं इस बात को महसूस करता हूं कि बहुत बड़ा जो ये हमारा वैक्सीन का अभियान जो है वो कंप्लीट हो करके आज फुल्ली वैक्सीनेटेड है पूरा हिमाचल प्रदेश, उस बात को मैं कह सकता हूं। ये एक उस तरह की एक परिस्थिति रही जिसमें कोविड की सारी सिचुएशन में अब सबसे बड़ा विषय आता है कि कोविड का इम्पैक्ट जो है वो समाज पर, हमारी एक्टिविटीज पर, रोजमर्रा की एक्टिविटीज पर जिस प्रकार से रहा वो प्रभाव बहुत ज्यादा रहा। हिमाचल एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इंटरनेशनली टूरिस्ट डेस्टिनेशन के नाते शिमला है, मनाली है, डलहौजी है, धर्मशाला है, सब जगह हमारे कसौली है। और टूरिस्ट का लगातार 2 सालों तक आना नहीं, आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी क्षति हुई होगी, हमको नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। लेकिन उस नुकसान के इस दौर में सरकार की ओर से जितने भी हमारे प्राइवेट होटलियर्स थे उनको जो मदद की जा सकती थी, जिस रूप में की जा सकती थी, पानी का बिल, बिजली का बिल, वो सारी चीजों को लेकर के जिस तरह से रिलैक्सेशन दी जा सकती थी वो हमने देने की कोशिश की है, मदद करने की कोशिश की है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर, क्योंकि ट्रांसपोर्ट बंद हो गया, ट्रांसपोर्ट 50% कैपेसिटी पर चलता रहा लंबे समय तक और उसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ, उस सेक्टर को भी हमने सपोर्ट किया। और उसके अतिरिक्त जो है हमारे बहुत सारे अन्य सेक्टर हैं बहुत जहां हमको उस दौर में मदद करने की आवश्यकता महसूस हुई और हमने की भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज हम देख रहे हैं कि हम उस कोविड के दौर से बाहर निकल करके आज हिमाचल प्रदेश में आज हमारे पास 100 से भी कम यानी कि लगभग 50-60 के लगभग एक्टिव केसेस हमारे पास हिमाचल प्रदेश में बचते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में इस कोविड के थर्ड फेज का, क्यों ओमिक्रॉन का ये दौर था, स्प्रेड इसका बहुत फास्ट था, लेकिन फॉर्चुनेटली इसमें जो है फैटलिटी रेट जो है वो कंपैरेटिवली कम था, जो पिछला जो डेल्टा वेरिएंट था उसके कंपैरेटिवली उसमें कम था, लेकिन फिर भी दुखद मृत्यु हुई है और बड़ी संख्या में हुई है, इस बात की हमको पीड़ा है। तो कोविड का ये दौर से बाहर निकल करके हम सामान्य परिस्थिति के दौर में अब लगभग बहुत करीब पहुंचे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आने वाले समय में जो हमारी चाहे वो होटल इंडस्ट्री है, चाहे हमारे बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, चाहे हमारे इंडस्ट्री सेक्टर है, चाहे उसके बाद हमारा सारे टोटल जितने भी सेक्टर हैं, सब एग्रीकल्चर सेक्टर है, हॉर्टिकल्चर, और खासतौर से एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर सेक्टर ने इस वक्त में हमको बहुत बड़ा सपोर्ट, सबसे ज्यादा सपोर्ट कहीं अगर हुआ हमको तो आर्थिकी में सबसे बड़ा सपोर्ट जो है हमको एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर सेक्टर से इस बीच में रहा। बाकी तो हमारा काफी नुकसान भी हुआ। तो उस दृष्टि से हम आगे बढ़े हैं। और जहां तक इस दौर की बात मैं कहूं कि मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम कोविड के इस दौर से बाहर निकलेंगे, एक सामान्य जीवन जैसे हम पहले जीते थे उस जीवन में जीने की परिस्थिति में हम बहुत करीब हैं। अब जो दूसरा विषय जो मेरे समक्ष जो यहाँ पर कहा गया कि इन 4 सालों में चुनौती नंबर 1 तो मैंने कह दिया आपको, यानी कि 4 साल 4.25 साल का कार्यकाल, इसमें से 2 साल काम करने का मौका मिला और 2 साल बहुत ज्यादा हमारा शेड्यूल जो है, हमारे प्लान जो है, जो हमने प्लान किए हुए थे, प्रोजेक्ट्स प्लान किए हुए थे, वो हमारे डिस्टर्ब हुए हैं, बहुत प्रभावित हुए हैं। और इस बीच में सबसे बड़ी बात मैं एक जरूर कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में हमने एक प्रयत्न किया था कि हम प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को हिमाचल प्रदेश में लाएं, और उसके लिए ग्लोबली इन्वेस्टर्स मीट का हमने आयोजन किया था। वो हिमाचल के इतिहास में एक पहला इनिशिएटिव था जो हिमाचल ने अपने बलबूते पर जो है करने की कोशिश, क्योंकि आज से पहले सभी लोग इस बारे में सोचते थे, बोलते थे, लेकिन उसके बावजूद करते नहीं थे। करते इसलिए नहीं थे क्योंकि सबको लगता था कि ये सफल होगा नहीं होगा, बहुत सारे प्रश्न खड़े होते थे। जब हमने भी इस बात को सोचा तो मुझे लगा कि बहुत सारे लोगों ने डिस्करेज किया, इसका लाभ नहीं है, नुकसान होगा। हमने कहा ये पहले हम मान करके चले नुकसान होगा, इसमें सफल नहीं होंगे तो मुझे लगता है कि फिर काम करना कठिन होगा। कदम आगे बढ़ाना है तो अगर आगे चलना है तो आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। तो निश्चित रूप से हमने बढ़ाया, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि हमारा फर्स्ट फेज का जो हमारे ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के बाद जो ग्राउंड ब्रेकिंग हुआ 13,500 करोड़ रुपए का हुआ, उसमें से 95% प्रोजेक्ट जमीन पर आज जो है वो खड़े होने की स्थिति में, कुछ पूरे होकर के फंक्शनल होने की स्थिति में शुरू हो गए हैं। और उसके बाद जो कोविड का दौर आने के कारण हमारा उसमें गैप पड़ा, लेकिन हमने उसके बावजूद भी हमने कहा कि हमको अपना काम करते रहना है। ऐसे में अभी प्रधानमंत्री जी का हिमाचल लगभग 2 महीने पहले फिर से आना हुआ था, तो आना जब हुआ
तो हमने 28,000 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग, सेकंड ग्राउंड ब्रेकिंग की है और उसमें भी बहुत तेजी से हमारा काम चल रहा है। एक नया इनिशिएटिव हिमाचल प्रदेश में जिसको हम कह सकते हैं। जहां तक अब इन 4 सालों के कार्यकाल में एक बात आती है कि सरकार आती है, रूटीन चलती है, रूटीन के काम, नए इनिशिएटिव लेने की अगर बात आती है उसका मैं जिक्र करना चाहूंगा। मैं इस बारे में ज्यादा नहीं कहना चाह रहा हूं कि हमारा अभी बजट सत्र था। मैंने बजट सत्र में जब राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण पर चर्चा का मैं उत्तर देने के लिए खड़ा हुआ तो मैंने विपक्ष के मित्रों से एक प्रश्न भी किया था और विशेष तौर से उस प्रश्न को इसलिए किया था कि कुछ चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। और उसमें मैंने पूछा था कि मैंने कहा कि मेरी याददाश्त काफी हद तक ठीक है, लेकिन 5 साल पहले जो सरकार हिमाचल प्रदेश में रही, वो 5 साल पहले जो सरकार ने जो इनिशिएटिव लिए, जो प्रोजेक्ट शुरू किए, जो इस प्रकार के नए कुछ योजनाएं शुरू की, उसका मैं जिक्र ढूंढता रहा, मुझे मिला नहीं। नए इनिशिएटिव, इनोवेटिव आइडियाज, कोई भी ऐसी स्कीम नहीं मिली 5 साल। बिल्कुल रूटीन में अगर कोई सड़क बन रही है, वो सड़क को आगे बढ़ाने की बात समझ में आती है। कोई बिल्डिंग बन रही है, रूटीन में वो भवन बन रहा है, वो मुकम्मल होने की स्थिति में। मैं ज्यादा लंबा तो नहीं बोल रहा हूं कि, तो मुझे मालूम नहीं सीमा होती, हम नेताओं के लिए बस सबसे खतरनाक चीज यही होती है कि हम सीमा का उल्लंघन करते हैं। तो ऐसे में मैंने विपक्ष के मित्रों से पूछा, मैंने कहा मुझे स्मरण नहीं आ रहा है, हो सकता है मेरी याददाश्त बहुत उतनी तीव्र नहीं है, तेज नहीं है, आप मेरी मदद कर दीजिए, आप हमको बता दीजिए तो 2 योजना 3 योजना आप खड़े होकर के बता दिए जो पिछले 5 साल में आपकी सरकार के दौरान शुरू हुई है। और मैंने पॉज दिया, उसके बाद 2 मिनट तक कोई नहीं उठ पाया, अपनी सीट से खड़ा होने की स्थिति में नहीं हो पाया, क्योंकि 5 वर्ष के कार्यकाल में कोई नया इनिशिएटिव, नई स्कीम, नई योजना की शुरुआत हुई हो। और उसकी वजह यह थी कि शुरू हुई ही नहीं, हुआ ही नहीं। और इसलिए नहीं मैं बोल रहा हूं कि मैं उस पार्टी का विरोध में हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हकीकत है ये। लेकिन हमने इनिशिएटिव की दृष्टि से कुछ कदम उठाने की कोशिश हिमाचल प्रदेश में की। जैसे मैं कह सकता हूं कि हमने इस बात को देखा, अनुभव से कुछ चीजों को सीखा। जैसे मेरा अनुभव अपना यह है कि हम जब लोगों से मिलने जाते थे, बुजुर्ग लोग हमको मिलते थे, एक हाथ में लाठी लेकर के, एक हाथ में कागज लेकर के, भीड़ में धक्के खाते थे, गिरते पड़ते, अपने आप को संभालने की कोशिश करते थे और कहते थे पेंशन दो हमको पेंशन देनी चाहिए। तो मुझे लगता था कि भी बुजुर्ग आदमी को, जिनकी वजह से हमने इस दुनिया को देखा है, समझा है, सीखा है, उनके लिए ऐसी उम्र में धक्के खाने के लिए ऐसी भीड़ में नहीं आना चाहिए उनको। तो हमने पहली कैबिनेट की पहली बैठक में निर्णय किया कि 70 साल से ऊपर जितने भी बुजुर्ग हैं उनको पेंशन का प्रावधान किया। यह पहली बार हिमाचल प्रदेश में हुआ, पहला निर्णय, और बुजुर्गों के लिए समर्पित किया, क्योंकि बुढ़ापा सबको आएगा। और बुढ़ापे का साथी आजकल इस कलयुग में जो है, वो सच्ची बात तारों में ये हकीकत है कि कोई नहीं है, घर भरा पूरा है, लेकिन उसके बावजूद बुजुर्ग घर के कोने का हिस्सा बन करके रह गया है। तो ऐसी परिस्थिति में हमने एक कदम हमने ये उठाया। और उससे आगे बढ़ करके दूसरा निर्णय हमने पहली कैबिनेट की बैठक में यह लिया कि जो हमारा गौवंश जो चौक पर छोड़ दिया, चौराहे पर छोड़ दिया, ऐसी परिस्थिति में उसके लिए भी मदद करनी चाहिए। वो भी हमने एक रास्ता निकाला उसके लिए। और इसके बाद हम आगे बढ़े। आमतौर पर हिमाचल प्रदेश में जो पहली कैबिनेट की बैठक हुआ करती थी, उस बैठक में क्या निर्णय होते थे कि पिछली सरकार की इस स्कीम को हम रद्द करते हैं, इन नेताओं के खिलाफ हम जांच करेंगे, इन योजनाओं के मामलों को लेकर के हम जो है वो विजिलेंस जांच करेंगे, यही होता था। हमने कहा बदले की भावना से नहीं करना चाहिए। हिमाचल देवभूमि है, देवभूमि में हमारा जो विचार काम करने का होना चाहिए वो बदले की भावना के साथ नहीं होना चाहिए। हमने उस बात को समाप्त किया। दूसरी बात हमने जो हिमाचल प्रदेश में की, जो हम देवभूमि के लोग हैं, यहां तक के चले गए थे हम कुछ चीजों में, ऐसी चीजों में जो बहुत पीड़ा देती है। हिमाचल में टोपी पहनने के रिवाज है, लाल टोपी, हरी टोपी, कुल्लू की अलग से टोपी, जैसे भाई साहब ने पीछे पहन रखी है, उसमें डिजाइन बना होता है। इस प्रकार की अलग अलग टोपियां हैं, लेकिन टोपियों को भी राजनीति से जोड़ दिए। ये हरी टोपी उसकी है, ये लाल टोपी उसकी है। टोपी हमने कहा ये हमारी संस्कृति का प्रतीक है। हिमाचली टोपी मतलब हिमाचल का कल्चर, हिमाचल की संस्कृति, हमारा संस्कार। इसलिए हमने कहा इस टोपी की राजनीति को बंद करना चाहिए। सरकार बदलती थी, टोपी का रंग ही बदल जाता था। जहां ये स्थिति होती तो हमने उसको बदला। हमने कहा ये टोपी की राजनीति इस प्रकार से बंद करनी चाहिए। ये टोपी
राजनीतिक दल के साथ नहीं जुड़नी चाहिए, हिमाचल की संस्कृति और संस्कार के साथ जुड़नी चाहिए, पहचान के साथ जुड़नी चाहिए। और आज आप किताब में टोपी का कहीं जिक्र ही नहीं होता कि हरी टोपी या लाल टोपी या ये टोपी या वो टोपी। सब जो टोपी हमको मिलती है उसको हम पहन लेते हैं, नहीं मिलती है तो नहीं पहनते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमने एक चीज इसको भी हमने करने की कोशिश की। उसके बाद आगे बढ़ करके मैं ये भी कहना चाहता हूं कि लोगों को समस्या का समाधान करने के लिए दफ्तर में जाना पड़ता, ऑफिस में जाना पड़ता, फुटफॉल जो है ऑफिस में बहुत ज्यादा था। हमने कहा कि भाई गांव में जाकर के कैसे समस्या का समाधान हो सकता है। उसके लिए पूरे देश भर में हमने अलग से योजना शुरू की, जिस योजना का नाम हमने जनमंच रखा। पूरे देश भर में अलग सी योजना है ये। आज भी जनमंच था। जनमंच का मतलब क्या होता है कि पहले प्री जनमंच होता है, उस इलाके में लोगों की शिकायतों को लिया जाता है। कोई मेल के माध्यम से करता है, कोई ऑनलाइन करता है, कोई ऑफलाइन उसमें कागज देता है, और उसके बाद डेट निर्धारित होती है, स्थान निर्धारित होता है। हमारा महीने का पहला रविवार निर्धारित होगा। 12 जो हमारे जिले हैं, 12 जिलों में मंत्री जा करके एक स्थान पर जाएंगे, जिसके बारे में पहले ही 1 महीने पहले ही सूचना होती है, और वहां जाकर के सारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बैठेगा, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बैठने के साथ बीच में सभा में माइक लगा दिया जाएगा, और जिसकी शिकायत है उसको नाम से पुकारा जाएगा। वो अपनी शिकायत का जिक्र माइक के माध्यम से करेगा। माइक पर बोलेगा कि मेरे बिजली नहीं आ रही है, मेरी सड़क नहीं बन रही है, मेरा पानी नहीं आ रहा है, और उस तरह से वहीं मौके पर अधिकारी को जवाब देना होगा, और जवाब देने के बाद उसकी समस्या का समाधान मौके पर। नकल, ततीमा, राशन कार्ड, बिजली का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, मेडिकल सर्टिफिकेट, तमाम ये सारी चीजें मौके पर होने लगी। एक नया इनिशिएटिव उस तरह का था। जो मैंने जो हमारे जो विपक्ष के मित्र हैं उनको फिर मैंने कहा आप नहीं बता पाए कि आपने क्या किया 5 सालों में, लेकिन हम आपको इनिशिएटिव हमने जो किए, जो हमको बोलते हैं कि कुछ नहीं किया, हमने ये किया भाई। हमने जनमंच की शुरुआत की, और पूरे देश भर में ये अनूठा कार्यक्रम है जो बेहतर ढंग से चल रहा है। और उसके बाद आगे बढ़ करके हमने एक और भी इसमें और भी जो सीएम हेल्पलाइन सभी जगह चल रही है। हमने कहा हिमाचल में क्यों नहीं चल रही। हमने हिमाचल में सीएम हेल्पलाइन 1100 शुरुआत की, और उसमें घर बैठे आप शिकायत करेंगे, पानी का बिल, बिजली का कोई कनेक्शन, कोई भी समस्या शिकायत कर सकते हैं। अधिकारी आपके काम उस पर काम करेंगे। उसका डिस्पोजल का एक प्रोसेस किया हुआ है, बहुत प्रभावी ढंग से उसका काम चल रहा हुआ है। तो नया इनिशिएटिव था। आगे बढ़ करके मैंने एक दिन अपने अधिकारियों के साथ बातचीत की। मैंने कहा अगर कोई आदमी, गरीब आदमी बीमार हो जाए, उसके इलाज के लिए अपने पास क्या व्यवस्था है, उसका अगर फ्री ऑफ कॉस्ट हमको ट्रीटमेंट करना पड़े, अगर वो ट्रीटमेंट करने की स्थिति में नहीं है, इलाज का खर्चा वहन करने की स्थिति में, तो क्या मदद कर सकते। बोलते जी ऐसा तो कुछ नहीं है। हमने कहा कुछ नहीं है तो करना चाहिए। कहा कि पैसा बहुत लगेगा। हमने कहा जीवन से महत्वपूर्ण आदमी के लिए और क्या हो सकता है। तो हमने शुरुआत की हिमाचल प्रदेश में, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के लिए आयुष्मान भारत की शुरुआत की, 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर उसके अंतर्गत। और उसमें मुझे खुशी है कि हिमाचल प्रदेश का भी पॉपुलेशन का हमारा काफी पोर्शन कवर उसमें हुआ, लगभग 20 लाख के लगभग उसमें कवर होते हैं। लेकिन हिमाचल की पॉपुलेशन तो 72 लाख हो गई है, 72 लाख हो गई है। जो 52 लाख लोग बच गए तो उनके ट्रीटमेंट का कैसे करें। तो हमने कहा इस जिम्मेवारी को हम लेंगे। हमने स्टेट गवर्नमेंट की ओर से एक नई योजना शुरू की जिसका नाम मुख्यमंत्री हिम केयर रखा हमने। और उस हिम केयर के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में सभी का 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर उसमें सुनिश्चित किया। एक नया इनिशिएटिव। आज तक हमने 2,25,000 से ज्यादा गरीब लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ट्रीटमेंट करके उनको स्वस्थ करके घर भेजा है। अपने आप में रिकॉर्ड है वो। और अभी तक जो है हम 200 करोड़ से ज्यादा इस योजना के अंतर्गत खर्च कर चुके हैं। अब लगभग 250 करोड़ के लगभग हम करीब पहुंच गए हैं इसमें खर्चे में। तो एक नया इनिशिएटिव है। आगे बढ़कर के हमने इस बात को सोचा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना पूरे देश भर के लिए शुरू की, लेकिन हिमाचल प्रदेश में हमको 1,36,000 के करीब हमको गैस कनेक्शन मिले उज्ज्वला योजना के अंतर्गत। क्योंकि 2011 के सेंसस के बेसिस पर इसका एलोकेशन का, इसका अलॉटमेंट का जो प्रोसेस होता है उसमें इतना का हमारा पॉपुलेशन का हिस्सा कवर हुआ। लेकिन कई लोग हमको जैसे गरीब भी मिले, वो भी चाहते थे कि गैस हमारे घर में भी लगे।
हमने आगे बढ़ करके हमने कहा कि इसका इंतजाम हमको करना चाहिए, तो हमने हिमाचल प्रदेश में अपनी स्टेट गवर्नमेंट की योजना चलाई, जिसका नाम हमने गृहिणी सुविधा योजना रखा। और गृहिणी का अभिप्राय तो आप समझते हैं कि जिसका हर घर ऋणी है उसको गृहिणी बोलते हैं, तो इसलिए महिलाओं के लिए इसको जो है वो हमने डेडिकेट किया। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमने 3,25,000 गैस के कनेक्शन हिमाचल प्रदेश में पूरे हिमाचल के घर घर में पहुंचाए। पूरे देश भर में हिमाचल एकमात्र राज्य है जहां हर घर में गैस का कनेक्शन है। कोई घर ऐसा नहीं जहां गैस का कनेक्शन नहीं। तो एक नया इनिशिएटिव ये था। और उसके बाद आगे बढ़कर के हमने एक और हेल्थ सेक्टर में मैं थोड़ा सा जिसका जिक्र मैं जरूर कहना चाहूंगा, जो योजना हमारी विशेष तौर से ऐसे लोगों के लिए जो किसी बीमारी के शिकार हो गए और ला इलाज इस तरह की बीमारी है और उसका सारा जिंदगी भर ट्रीटमेंट चलेगा, बिस्तर पर है, चल नहीं सकता, अपना काम भी खुद नहीं कर सकता है, ऐसे लोगों के लिए सोचना चाहिए। क्योंकि मेरा अनुभव से मैंने गांव में ऐसी चीजों को अपने आप देखा कहीं, तो उस अनुभव के दृष्टि से मुझे ध्यान में आया कि ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। तो उस योजना के लिए हमने एक ऐसे प्लान किया कि जितने भी लोग हिमाचल प्रदेश में किसी का एक्सीडेंट हो गया, स्पाइनल कॉर्ड चले गए, पैरालिसिस हो गया, नहीं चल सकता है, जिंदगी भर बिस्तर पर है और डिपेंडेंट है, कोई आदमी ऐसा है कि ब्रेन हेमरेज हो गया, पैरालिसिस हो गया, नहीं चल सकता है, बिस्तर पर है, जिंदा है लेकिन अपना काम भी खुद नहीं कर सकता है, कोई आदमी ऐसा है कि जिसकी किडनी फेल हो गई, बिस्तर पर है, चल नहीं सकता, जिंदगी भर ट्रीटमेंट उसको लेना पड़ेगा, कैंसर हो गया, कैंसर ऐसी स्टेज में चला गया कि जहां वो बिस्तर पर ही है। तो ऐसी जितनी भी बीमारियां, उन सभी बीमारियों को हमने उसमें कवर किया। और हमने एक योजना हमने हिमाचल प्रदेश में चलाई जिसका नाम हमने मुख्यमंत्री सहारा योजना रखा। और उस योजना के अंतर्गत ऐसे जितने भी लोग जो बिस्तर पर पड़े हैं, जो अपना काम भी खुद करने की स्थिति में नहीं है, उनके खाते में हर महीने का 3,000 रुपए हम जो है उनको मदद के रूप में डाल रहे हैं। ये एक नया अपने मानवीय दृष्टिकोण की दृष्टि से हमने इस बात को आगे बढ़कर के इस पर काम करने की कोशिश की। ऐसे इनिशिएटिव और भी हमने लिया। आज की तारीख में नौजवान हमारे नौकरी के लिए हमेशा कहते हैं, जब भी जाते हैं नौकरी दो, ये तो सब जगह होता है और स्वाभाविक रूप से बेरोजगारी आजकल एक ग्लोबल इशू है। ऐसी सूरत में हमने एक और इनिशिएटिव हमने हिमाचल प्रदेश में लिया, स्वावलंबन की तरफ कैसे हमारा नौजवान जा सकता है, हमारी नई पीढ़ी जा सकती है, उसके लिए काम करना चाहिए। तो एक शुरुआत की हमने, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना शुरुआत की। और उस योजना के अंतर्गत हम 1 करोड़ रुपए तक का लोन देते हैं। और अभी के बजट में हमने उसमें प्रावधान किया, पहले हम 30% उसमें सब्सिडी देते थे, अब हमने उसको बढ़ा करके जो महिलाओं के लिए विशेष तौर से सभी महिलाएं अगर कोई करना चाहती हैं तो 35% उसमें सब्सिडी देते हैं। और मैं इस बात को लेकर के सचमुच में हैरान हुआ, अभी मैं सारस का हमारा धर्मशाला में हमारा वहां पर वो चल रहा था, मेला चल रहा था, तो उसमें जाकर के वहां पर जो देखा मैंने कि इतने बहुत बढ़िया स्टार्टअप शुरू हुए हमारी इस योजना के माध्यम से, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के माध्यम से। एक एक नौजवान ने अपना काम शुरू किया, एक एक बेटी ने काम शुरू किया और 20-20 लोगों को आगे, 25-25 लोगों को रोजगार दे रही हूं। बहुत बेहतरीन ढंग से काम किया उन्होंने। और अभी तक इस योजना को शुरू हुए मात्र अभी 2 साल भी होने को, लेकिन हमने बहुत बड़ा इसमें एक नंबर जो है इसमें अचीव किया है। और उसमें सैकड़ों करोड़, मतलब 100 करोड़ से ऊपर अभी तक इसमें हम खर्च भी कर चुके हैं। तो एक बहुत बड़ी उस दृष्टि से एक ऐसा प्रयास किया है। और बेटियों को मजबूत करने की दृष्टि से और उनकी मदद करने की दृष्टि से जो बीपीएल परिवार की बेटियां हैं, उनके लिए हमने नया इनिशिएटिव लिया है। जिस दिन बेटी की शादी होगी, बीपीएल परिवार की बेटी, उसके लिए हमने योजना की शुरुआत की कि जब बेटी की शादी होगी तो 31,000 रुपए शगुन के नाम से हम सरकार की ओर से उसके अकाउंट में डालते हैं, मदद करते हैं, क्योंकि वो बेटी अपना घर छोड़ करके दूसरे घर में आबाद होने के लिए जा रही है, उसकी मदद वहां करना। तो इस भाव के साथ इस तरह की शुरुआत की। अभी हमने एक नया इनिशिएटिव हमने और लिया, वो थोड़ा सा कुछ लोगों को लगता है कि हम चुनाव के करीब आ रहे हैं तो इसलिए बोल रहे हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं सोचा, हम पहले साल से ही काम कर रहे हैं। हमने देखा कि पावर सेक्टर में हिमाचल प्रदेश बहुत बेहतरीन राज्य है। हम हाइडल सेक्टर में अगर पूरे देश भर में हम देखते हैं 45,000 मेगावाट की जनरेशन अगर पूरे देश की है हाइडल सेक्टर में, उसमें हमारा 11,000 कंट्रीब्यूशन हिमाचल प्रदेश का है। छोटा प्रदेश, लेकिन उसके बावजूद
45,000 मेगावाट में ही 11,000 मेगावाट का कंट्रीब्यूशन हिमाचल प्रदेश का हाइड्रो सेक्टर का है। तो हमने कहा हम बिजली पर बहुत बोलते हैं, हम पावर सरप्लस स्टेट हैं, हम बिजली बेचते हैं, और लेकिन हम गरीब आदमी के लिए क्या कर रहे हैं। तो हमने एक तय किया कि इसमें जब हमारा पूर्ण राजत्व का था 25 जनवरी को, तो 25 जनवरी को हमने घोषणा की इस बात पे कि जो हिमाचल प्रदेश में जो गरीब लोग हैं, जो 60 यूनिट तक बिजली का कंजम्पशन करते हैं जिस परिवार में, उनके लिए हमने तय किया कि उनको बिजली जो है वो जीरो बिल आएगा, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि जीरो बिल हम देंगे ताकि उनको जो है परिवार में कठिनाई का सामना ना करना पड़े। और दूसरा, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी जो हम पर यूनिट जो है 50 पैसे लेते थे, उसको भी हमने जो है 20 पैसे कम किया, 30 पैसे किया है, एग्रीकल्चर सेक्टर में और ज्यादा प्रोडक्शन हो सके उस दृष्टि से किया है। और एक और इनिशिएटिव हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने लिया है, जिसको हम कह सकते हैं वो पूरे देश भर में अगर किसी स्टेट ने मतलब गवर्नमेंट की ओर से उसकी शुरुआत की, वो नेचुरल फार्मिंग, वो हिमाचल प्रदेश पूरे देश भर में पहला राज्य है जहां से शुरुआत हुई। पहले बहुत अटपटा सा लग रहा था कि ये चलेगा, होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, लेकिन हमने इसकी शुरुआत की। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि 1.5 लाख से ज्यादा किसान हमारा इस प्राकृतिक खेती के साथ जुड़ गया। और प्राकृतिक खेती का मतलब यह है कि रसायन मुक्त आपको जो भी प्रोडक्ट होगा वो उसमें जो है पेस्टिसाइड भी नहीं होगा, उसमें दूसरा ये जो खाद जो है वो खाद भी जो जिस प्रकार से हम जो दूसरी लाते हैं केमिकल फर्टिलाइजर जो है उसका भी प्रयोग नहीं होगा। तो एक नया इनिशिएटिव, तो 25 करोड़ की लागत से हमने पहले बजट में इसकी शुरुआत की थी। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री ने केंद्रीय बजट में इसका समावेश किया, और समावेश करने के साथ साथ में पूरे देश भर में उनने प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीय बजट में प्रावधान करने के साथ लोगों को मोटिवेट करने की दृष्टि से काम करने की बात कही है। तो इस प्रकार के नए इनिशिएटिव्स मैं कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार ने लिए हैं, जिसका मैं जिक्र कर सकता हूं। मैं मुख्यमंत्री पहली बार बना, विधायक में पिछले लगभग 25 वर्ष से हूं, लेकिन ये नया काम जो है, नए तरीके से काम करने की शुरुआत हमने हिमाचल प्रदेश में की है। और मुझे इस बात की खुशी है कि जो नए इनिशिएटिव्स हमने जो लिए हैं उसका एक लाभ बहुत ज़्यादा जो है गरीब वर्ग को, ये सारी स्कीमें, ये सारी योजनाएं ऐसे समाज के साथ जुड़ी हुई हैं जो नीचे का है, जो गरीब है, जो पीछे है, जिसको और मदद करने की दृष्टि से हमने आगे बढ़ाने की हमने कोशिश की। और आज जहां तक मैं कह सकता हूं डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को लेकर के, अगर हिमाचल प्रदेश में आज भी हम इस बात को कहें, कोविड का दौर हालांकि हमारे सारे कामकाज को प्रभावित करने वाला था, तो प्रभावित किया भी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद आज हर क्षेत्र में डेवलपमेंट की जो हमारी पेस है वो कंपैरेटिवली, यानी कि आप कल्पना कर सकते हैं कि आज तक के हिमाचल प्रदेश के इतिहास में सबसे लंबी सड़कें बनाने का श्रेय, मतलब सबसे ज्यादा किलोमीटर सड़कें बनाने का श्रेय जो है वो हमारी वर्तमान सरकार को है। हाईएस्ट नंबर ऑफ किलोमीटर्स पूरे हिमाचल के इतिहास में, क्योंकि कनेक्टिविटी सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए। और हमारे हिमाचल प्रदेश में कनेक्टिविटी का मतलब सड़क होता है, क्योंकि दूसरे माध्यम अभी तक हमारे पास रेलवे का स्कोप अभी तक धीरे धीरे आता नजर आ रहा है, आने वाले समय में उम्मीद है और उस चीज में हम आगे बढ़ रहे हैं। बाई एयर कनेक्टिविटी हमारी बहुत लिमिटेड है। ऐसी सूरत में हमने रोड पर फोकस किया और लोगों की पीठ का बोझ उतारने की भी कोशिश की, और उसके माध्यम से हमने हिमाचल प्रदेश में सड़कों को आगे बढ़ाने की में जो है बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। और उसी तरह से जो हमारा आने वाले समय के लिए विजन की अगर हम बात करें तो हमने केंद्र के समक्ष इस बात को कहा है कि हमें एयरपोर्ट चाहिए, बड़ा एयरपोर्ट चाहिए, बहुत बड़ा पोटेंशियल टूरिज्म का हिमाचल प्रदेश में है। ऐसी सूरत में अगर एयरपोर्ट हमारे बड़े हो जाएं, क्योंकि हमारे पास एयरपोर्ट 3 है, शिमला है, कुल्लू है और उसके बाद धर्मशाला, लेकिन छोटे एयरपोर्ट है, लोड पेनल्टी के साथ आना जाना होता है, यानी कि यहां से दुबई का टिकट सस्ता है और यहां से दिल्ली का टिकट कई बार महंगा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमने कहा कि ये सारी चीज को हमको करना चाहिए, और हमने एयरपोर्ट के लिए, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए मंडी में हमने जगह तलाशी है और उसकी कुछ टेक्निकल जो चीजें थी उनको आगे बढ़ाया है, उसमें हम सफल भी हुए हैं और उम्मीद करता हूं मैं कि भी वो उसमें हम आने वाले समय में हम सफल होंगे। और हमारे 4 लेन के जो काम है, प्रोजेक्ट्स थे, उनको तेज गति से आगे बढ़ाया है और उनको आने वाले समय में मैं उम्मीद करता हूं कि 2 साल के अंदर हमारा कीरतपुर से मनाली तक का जो हमारा 4 लेन वो भी कंप्लीट हो जाएगा।
और उसके साथ साथ में हमारा शिमला का तो कालका शिमला का जो हमारा परमाणु शिमला का तो मुझे लगता है कि 1 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा और 1 साल के बाद जो है 4 लेन के साथ शिमला कनेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे में उस दिशा में हमने प्रयत्न करने की कोशिश की है जो हिमाचल प्रदेश को आने वाले समय में अच्छे भविष्य की तरफ से हमको ले सके। तो इसलिए बहुत सारी चीजों का हम जिक्र करेंगे, बहुत सारा वक्त लग जाएगा, लेकिन जो नए इनिशिएटिव का मैंने जिक्र करना था, 5-4 चीजों को बताना था, वो हिमाचल प्रदेश में हमने करने की कोशिश की है। और जहां तक रहती है आगे की बात, आज से पहले क्या होता था कि एक रिवाज के रूप में उसको माना जाता था, लोगों ने स्वीकार भी कर लिया था, लोगों ने मानसिकता भी उस तरह की बना दी थी कि भाई 5 साल के बाद सरकार बदलती है। लेकिन अभी 4 राज्यों में जो 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, उन 5 राज्यों में मुझे इस बात की खुशी है कि जो 4 राज्य भारतीय जनता पार्टी के पास थे, हमारी पार्टी के पास थे, हम चारों में जीते हैं, हम वापिस आए हैं। तो रिवाज बदल गया है। तो अब ऐसा नहीं है कि वो रिवाज रह गया कि सरकार के बाद फिर सरकार नहीं बन सकती। हम नवंबर के महीने में चुनाव में जाने वाले हैं और हिमाचल प्रदेश में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर सत्ता में लाएंगे और उसके लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं। और लोगों की सेवा करने का ये अवसर जो हमें मिला है, इसके माध्यम से बहुत सारी चीज़ें सीखने को, बहुत सारी चीज़ें करने का जो अनुभव जो है वो सचमुच में इन 4 वर्षों में जो है अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को देख करके गया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबके माध्यम से जो चीज़ें हम करते हैं तो वो सारी चीज़ें लोगों तक पहुंचाने में हमको बहुत मदद मिलती है। कमी जहां छूटती है उस कमी को दुरुस्त करने के लिए भी आप स्कोप देते हैं हमको। तो अच्छी बात तो यही है कि ठीक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और खबरें अभी तक के लिए मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं आने वाले भविष्य के लिए। और आपका बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन, आप सबका बहुत बड़ा सहयोग हमको यहाँ पर मिलता रहता है। इतनी ही बात मुझे कहनी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।